अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक होने जा रहा है दैट इज़ लीनियर इक्वेशन एंड वी हैव टू डिस्कस अबाउट क्वेश्चंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन मैथमेटिकल फॉर्म एंड देन इन स्टेटमेंट फॉर्म. So we have categorized our slide into two groups, set A and set B. Set A consists of mathematical portion and set B will be consisting of our statement question. So moving toward layout, जो आज का लेआउट है हमारे पास, सबसे पहले सेट ए में हम मैथमेटिकल क्वेश्चंस को रीड करेंगे और सेट बी में हम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को रीड आउट करेंगे. सो सबसे पहले सेट ए की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, सॉल्व फॉर एक्स 5x + 4 = 16. तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है. लीनियर इक्वेशन वैसे भी काफ़ी आसान थी हमारे पास, सिर्फ मुश्किल तब आती है जब आपको स्टेटमेंट वाले स्टूडेंट को क्वेश्चन देखने पड़ते हैं और उन्हें समझना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है. तो इंशाल्लाह कोशिश यही होगी कि आज आपको वो चीज़ें समझ आ जाएं. तो अब हमारे पास 5x + 4 = 19 क्वेश्चन है. 4 इधर लेफ्ट हैंड साइड पे मौजूद है, राइट हैंड साइड पे जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा. तो प्रॉपर जो मेथड है वो ऐड -4 टू बोथ साइड. वी गेट -4 को जब दोनों तरफ ऐड करते हैं आप, तो आपके पास आता है 5x = 15. अब ये 5 दोनों तरफ डिवाइड करना पड़ेगा, वरना ये भी कर सकते हो आप लोग. 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल टू के उस तरफ जाके, यानी राइट हैंड साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा. तो जब ये राइट हैंड साइड पे डिवाइड होता है तो हमारे पास 5 से कट गया और 5 3 15 होता है. क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास डिस्कस कर रहा है कि 2x + 8 = 24 है. 8 आपके पास राइट हैंड साइड पे जाएगा, राइट हैंड साइड पे जाने के बाद वो नेगेटिव हो जाएगा. अब हमारे पास क्या आ रहा है, 2x = 16. ये 2 दोनों तरफ डिवाइड होगा, जब डिवाइड होता है तो हमारे पास आंसर आता है 8. नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. अब हमारे पास क्या है, 3 पहले मल्टीप्लाई होना चाहिए दोनों से. 3x से भी मल्टीप्लाई होगा और 3 2 से भी मल्टीप्लाई होगा. 3x से मल्टीप्लाई हुआ तो 3x और 3 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 6. अब हमने क्या करना है कि हमने x को इस तरफ लेके आना है और कांस्टेंट जो हमारे पास मौजूद है वो राइट हैंड साइड पे जाएगा. कांस्टेंट जब राइट हैंड साइड पे जाता है तो हमारे पास जो फॉर्म बनती है वो कुछ इस किस्म की बनती है. x + 3x हो गया हमारे पास 4x, और 2x जब यहाँ पे आया तो उस तरफ पॉजिटिव था, यहाँ पे आके नेगेटिव हो गया है. अब आगे हमें क्या करना है, जो आंसर आ रहा है वो है 2x = 2. अब 2 से दोनों तरफ डिवाइड करते हो आप, तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 2 पे डिवाइड करने के बाद आंसर आपके पास 1 आ जाएगा इसका. क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं. सॉल्व फॉर x. 4 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से और 4 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से. जब मल्टीप्लाई होते हैं और 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से और 3 ही मल्टीप्लाई होगा 18 से, तो हमारे पास क्या आ रहा है, 8x - 20 = 6x + 54. ये 20 इस तरफ जाएगा और ये 6x इस तरफ आएगा. तो जब ये इस तरफ आते हैं तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है दैट इज 2x = 74. 2 दोनों तरफ डिवाइड होगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 37. क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं. अब यहाँ पे हमारे पास 2 पहले मल्टीप्लाई होगा x से और 2 मल्टीप्लाई होगा 4 से विद माइनस साइन. जब माइनस साइन के साथ ये मल्टीप्लाई होता है तो अब आगे आपके पास आ रहा है x 3x - 2x x आ गया, ये -8 उस तरफ चला गया और ये 5x इस तरफ आ गया. तो आपके पास आ रहा है -4x = -20. माइनस की माइनस से कटिंग हो जाएगी, वरना -4 से डिवाइड कर दो तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा दैट इज 5. क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं. सॉल्व फॉर x. 2x + 5 - 8x - 6 = 10. अब सबसे पहले आपके पास 2 मल्टीप्लाई होगा x से और 2 मल्टीप्लाई होगा 5 से, और फिर 8 मल्टीप्लाई होगा x से विद नेगेटिव साइन, फिर 8 मल्टीप्लाई होगा 6 से विद नेगेटिव साइन. अब जो कांस्टेंट है वो हमारे पास दूसरी तरफ चले जाएंगे और वेरिएबल आपस में एडअप हो जाएंगे. जब कांस्टेंट दूसरी तरफ गए तो -6x = -48 आ रहा है. अब -6 को दोनों तरफ आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ रहा है x = 8.
क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पे हमारे पास है तो लीनियर इक्वेशन पर एक्स स्क्वायर आ रहा है, पर अगर आप देखो दोनों एक लेफ्ट हैंड साइड पे एक राइट हैंड साइड पे, एक्स स्क्वायर अगर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे आप ले आओ तो आपके पास क्या आ जाता है, वो दोनों आपस में कटिंग हो जाएगी। अब 3 मल्टीप्लाई हुआ है एक्स से और 3 मल्टीप्लाई हुआ है 3 से, उस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद मैं दोनों को लेफ्ट राइट हैंड साइड पे ले आया हूँ। राइट हैंड साइड पे लाने के बाद वो पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया और ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर आपस में कट हो जाएंगे। तो आपके पास आ रहा है 3x इक्वल टू 9, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3। जब डिवाइड करते हो तो आपके पास आंसर आ रहा है x इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। अब इसमें 8 6 से मल्टीप्लाई होगा और 8 4x से मल्टीप्लाई होगा, और राइट हैंड साइड पे 2x से मल्टीप्लाई होगा और 2 7 से मल्टीप्लाई होगा। अब आपने वेरिएबल्स को एक तरफ ले जाना है और कांस्टेंट को एक तरफ ले जाना है। जब वेरिएबल एक तरफ जा रहे हैं और कांस्टेंट एक तरफ जा रहा है तो आपके पास आंसर आता है एडिशन होके या सब्ट्रैक्शन होके 30x इज इक्वल टू -74। 30 से दोनों तरफ डिवाइड आप जब करते हो तो आपके पास -37/15 आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट में जब ओपन होगा तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, फिर 2x के बाहर माइनस लिखा है, उस माइनस को भी जब आप ओपन करते हो तो आपके पास आ रहा है -2x -3। अब आपके पास क्या चीज़ आ रही है, x माइनस एक्स से कटिएगा, -2x से कटिएगा। अब आपके पास एक सिचुएशन आ रही है, एक कंडीशन आ रही है जो कि कंडीशन ट्रू नहीं है, -1 इज नॉट इक्वल टू -3। तो आप यहाँ पे लिख देंगे देयर इज नो वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाई द इक्वेशन, देयरफॉर द इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। So moving toward our set B, we have first question number 1. In question number 1, we have if 54 is subtracted from 3 times a certain number, result is 36. Find the number. So we have a statement in which 54 is subtracted. आपको क्वेश्चन को मिनिमम 3 दफ़ा लाजमी पढ़ना है। 54 is subtracted का मतलब है 54 को निकाला गया है, ठीक है। किससे निकाला है ये अभी आगे वो डिस्कस कर रहा है। फ्रॉम 3 टाइम अ सर्टेन नंबर, किसी नंबर के 3 गुना से, किसी नंबर के 3 गुना से 54 को सब्ट्रैक्ट किया गया। तो यहाँ पे स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा समझने वाली होती हैं, इन्हें समझ के आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज कोई ज़्यादा मसले आएंगे। तो अगर आप चेक करो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट कह रहा है 54 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 टाइम अ सर्टेन नंबर। इफ योर सर्टेन नंबर इज x, अगर हम ये कहते हैं कि सर्टेन नंबर x के बराबर है तो 54 को निकाला गया है। 3 टाइम अ सर्टेन नंबर को हम कह सकते हैं 3x के बराबर है, तो 3x माइनस 54 बनेगा। 54 माइनस 3x नहीं बनेगा। 54 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 टाइम अ सर्टेन नंबर। 54 को निकाला गया है 3x से। रिजल्ट इज 36। रिजल्ट का मतलब होता है इक्वल टू, तो इज 36 वो बराबर है, गिवन कंडीशन हमारे पास है 3x माइनस 54 इज इक्वल टू 36। तो यहाँ पे 54 राइट हैंड साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव होने के बाद दैट इज 90, डिवाइड करोगे 3 से दोनों तरफ तो आपके पास आंसर आ रहा है x का 30। सो क्वेश्चन नंबर 2, इन क्वेश्चन नंबर 2 इफ 2 इज एडेड टू 5 टाइम अ सर्टेन नंबर, अब 2 को ऐड किया गया। इफ 2 इज एडेड टू 5 टाइम अ सर्टेन नंबर, टू 5 टाइम ए सर्टेन नंबर, अगेन इफ योर सर्टेन नंबर इज x, तो हमने पहले ये देख लिया 5 टाइम अ सर्टेन नंबर क्या बनता है 5x। अब आगे क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, रिजल्ट इसका मतलब होता है इक्वल टू। रिजल्ट इज द सेम, यानी रिजल्ट उसी तरह का है। किस तरह का, इफ 16 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस द नंबर। ट्वाइस द नंबर को हम क्या कहते हैं, 2 टाइम अ नंबर। हम यहाँ पे जब ट्वाइस द नंबर की बात करते हैं, ट्वाइस द नंबर की मतलब ये बनता है 2x। अब उसे निकाला गया 16 से। 16 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस द नंबर। 16 को निकाला जा रहा है 2x से, तो आपके पास क्या बनेगा 2x माइनस 16,
16 is subtracted from twice the number। जब आगे आप मूव करते हैं तो गिवन कंडीशन क्या बन रही है, 2 + 5x या 5x + 2 इज इक्वल टू 2x - 16। अब कांस्टेंट एक तरफ रख लो, आप वेरिएबल एक तरफ रख लेंगे। कांस्टेंट और वेरिएबल एक तरफ रखने के बाद आपके पास जो आंसर आ रहा है वो है 3x इज इक्वल टू -18, और जब 3 डिवाइड होगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा -9। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब हमें कुछ चीज़ें याद रखनी है। इंटीजर का क्या मतलब है, 0 +- 1 +- 2 +- 3, यानी इसमें पॉइंट्स वाले नंबर आपके पास शामिल नहीं होंगे। और इवन इंटीजर कौन से होते हैं, जो 2 पे डिविजिबल हों। डिविजिबल का मतलब मल्टीपल नहीं होता, इन अ सेंस कह सकते हो, पर वो सेम मतलब नहीं होता। z इज इक्वल टू ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर का मतलब है तमाम वो नंबर जो डिविजिबल बाय 2 नहीं है, वो ऑड इंटीजर कहलाते हैं। इंटीजर वो नंबर हैं जिनमें पॉइंट वाले नंबर शामिल नहीं होंगे, जम्स वैल्यूज हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कह रहा है फाइंड 3 कंसेक्टिव इवन इंटीजर। आपको 3 कंसेक्टिव इवन इंटीजर निकाल के देना है, उस सम इज 2 to 8, जिनका सम 2 to 8 बनता है। अगर मैं पहला नंबर कहता हूँ लेट x इज इक्वल टू सर्टेन नंबर, अगर मैंने x कह दिया कोई भी सर्टेन नंबर के बराबर है, तो फर्स्ट इवन इंटीजर अगर मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे 2x क्यों लिखा, 2x लिखने का मतलब ये था कि हमारे पास इवन बन जाए। अब इवन में अगर आप 0 को ऐड करो वो इवन ही रहेगा, इवन में अगर 1 को ऐड करो तो वो ऑड बन जाता है। तो इसलिए हमने 2x इसलिए लिखा ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि ये 2x जो कि है जो इवन नंबर है। इवन नंबर में 0 ऐड किया क्योंकि यहाँ पे x का कोई पता नहीं था कि x कौन सा नंबर है, सर्टेन नंबर है, दैट कैन बी ऑड, दैट कैन बी इवन। सो इसलिए हमने इसे पहले 2x में कन्वर्ट कर लिया ताकि हमें ये श्योरिटी हो जाए कि 2x तो इवन नंबर है। अब इसमें अगर मैं 0 को ऐड करूंगा तो वो इवन ही रहेगा, अगर मैं 1 को ऐड करूंगा तो वो ऑड हो जाएगा, और अगर 2 को ऐड करूंगा तो वो इवन ही रहेगा। हमें चाहिए इवन इंटीजर, तो 2x + 0 पहला नंबर आ गया। फिर सेकंड नंबर क्या आएगा, सेकंड इवन इंटीजर क्या आएगा, क्योंकि इवन है तो 2 आएगा इसके बाद। 0 के बाद आप 2 भी लिख सकते हो, 0 के बाद आप 2 के बाद 4 भी लिख सकते हो, पर अगर 0 के बाद -2 लिखना चाहते हो वो भी कंसेक्टिव इवन इंटीजर में ही आएगा। फिर आप -4, -2 और 0 रखेंगे। आप ये भी रख सकते थे -2, 0 और 2 भी रख सकते थे यहाँ पे। तो सेकेंड इवन इंटीजर आ रहा है 2x + 2 और थर्ड इवन इंटीजर आ रहा है 2x + 4। गिवन कंडीशन क्या है कि इन सब का सम बराबर है 2 to 8 के। तो मैंने सबको सम अप किया, सम अप करने के बाद आ रहा है 6x + 6 इज इक्वल टू 2 to 8। 6 दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा, माइनस होगा, तो आपके पास आ रहा है 2 to 8 - 6। 6 डिवाइड होगा दोनों तरफ, जब डिवाइड होता है तो आपके पास आंसर दे रहा है 37। अब ये x का यानी सर्टेन नंबर का आंसर आया, पर हमारा फर्स्ट इवन इंटीजर था 2x + 0, तो आपको उसके अंदर इसे प्लेस करना पड़ेगा। जब x की जगह प्लेस करता हूँ 37, तो आपके पास आ रहा है 2 × 37 दैट इज 74। सेकेंड इवन इंटीजर आ रहा है 2 × 37 + 2 दैट इज 76। थर्ड इवन इंटीजर आ रहा है 2 × 37 + 4 दैट इज 78। So moving toward question number 4. In question number 4 we have find the two consecutive odd integer whose sum is 24. Again हम x को certain number कहने के बाद 2x से start करेंगे। 2x + 1 करूंगा, 2x तो इवन नंबर है, 2x इवन नंबर है, अगर इसमें एक ऐड करूंगा तो फिर ये ऑड बन जाएगा। तो इसीलिए हमने 2x से ही स्टार्ट किया। 2x + 1 दैट विल बी ऑड नंबर। 2x + 3 क्योंकि 1 के बाद हमारे पास पॉजिटिव 1 के बाद लिखा हुआ है 3 और 3 के बाद लिखा हुआ है 5, पर अभी हमें सिर्फ 2 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर चाहिए। तो पहला 2x + 1 ले लिया और अगला 2x + 3 ले लिया। गिवन कंडीशन हमारे पास क्या मौजूद है कि अगर इनका सम किया जाए तो 24 के बराबर आता है। तो ये बनता है 4x + 4 इज इक्वल टू 24। 4 राइट हैंड साइड पे जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, आपके पास 4x = 20 आता है। 4 डिवाइड होगा तो आंसर आ रहा है 5। अब हमारे पास फर्स्ट ऑड इंटीजर क्या आएगा, फर्स्ट ऑड इंटीजर था 2x + 1, x की जगह 5 प्लेस करने से आंसर आ रहा है 11। अब सेकेंड ऑड इंटीजर हमारे पास क्या होगा, 2 × 5 + 3 दैट विल बी 13। सो क्वेश्चन नंबर 5
द सम ऑफ टू कंसेक्टिव इवन इंटीजर इज 46। फिर वही सेम उसी तरह क्वेश्चन चल रहा है, कह रहा है जी दो कंसेक्टिव इवन इंटीजर अगर आप लें तो उनका सम जो है 46 के बराबर है। तो पहले x को सर्टेन नंबर कह दिया, सर्टेन नंबर के बाद हमने कहा फर्स्ट इवन इंटीजर विल बी 2x प्लस 0। मैंने 0 अगर लिया तो 0 के बाद 2 भी ले सकता हूँ, -2 भी ले सकता हूँ। तो मैंने +2 की तरफ मूव करूंगा, मैं +2 की तरफ मूव किया तो मेरे पास सेकेंड इवन इंटीजर आ रहा है 2x प्लस 2। आप ये भी कर सकते थे, पहला लो 2x प्लस 2 और फिर सेकेंड लो 2x प्लस 4। ये भी हो सकता था 2x माइनस 4 और फिर 2x माइनस 2, दोनों चीज़ें पॉसिबल है। गिवन कंडीशन है जब इन्हें सम अप करते हो तो आपके पास आ रहा है 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 46। 2 राइट हैंड साइड पे जाएगा, फिर आपके पास 4 डिवाइड होगा, आपके पास आंसर आ रहा है x का 11। फर्स्ट इवन इंटीजर हमारे पास था 2x प्लस 0, दैट मीन x इज इक्वल टू 11। 2 इंटू 11 विल बी 22। सेकेंड इवन इंटीजर विल बी 2 इंटू 11 प्लस 2, दैट विल बी 24। सो नाउ वी हैव question number 6. In question number 6 we have the sum of three consecutive integer is 54. What are the number? यानी तीन consecutive integer हमारे पास 54 उनका सम बनता है, आप नंबर फाइंड आउट करके दो। अब आपके पास इंटीजर्स हैं तो अब आप सीधे 0 1 2 भी ले सकते हो, 0 1 2 3 भी ले सकते हो। फिर आप हमारे पास -2 -1 0 भी ले सकते हैं, -3 -2 -1 भी ले सकते हो। So if certain number is x, then first integer will be x plus 0, second will be x plus 1, third will be x plus 2। इसी तरह गिवन कंडीशन हमारे पास क्या है कि तीनों का सम बराबर है 54 के। सम अप किया तो 3x इक्वल टू 51 आ रहा है, 3 डिवाइड होगा तो x इक्वल टू 17 आंसर आ जाता है। फर्स्ट इंटीजर तो बन गया x प्लस 0 था तो x की वैल्यू 17 बन गई। सेकेंड इंटीजर क्या बन गया x प्लस 1, दैट विल बी 18। थर्ड इंटीजर क्या बन गया 17 प्लस 2, दैट विल बी 19। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, फाइंड 4 कंसेक्टिव इंटीजर हुज सम इज 106। सेम उसी तरह आपने क्वेश्चन को हल करना है, गिवन कंडीशन देखनी है, सॉल्व किया है फर्स्ट इंटीजर, सेकेंड इंटीजर एंड फोर्थ इंटीजर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास थोड़ा डिफरेंट है, फाइंड अ नंबर सच दैट 3-8 का मतलब है 3/8। तो हमारे पास 3/8 ऑफ अ नंबर -1 हाफ ऑफ इट। 1 हाफ ऑफ इट का मतलब है 8 पे कह रहा है वो सर्टन नंबर। तो अगर किसी नंबर का 3/8 ऑफ नंबर माइनस किया जाए किससे, उसके हाफ से, इट इज 14 लेस देन। इट इज का मतलब है यहाँ पे इट इज का मतलब आएगा इक्वल टू 14 लेस देन 3/4 ऑफ द नंबर। 3/4 लेस देन का मतलब है 14 को माइनस किया गया है। हमने सर्टेन नंबर को कह दिया x। लेट 3/8 ऑफ अ नंबर, यहाँ पे 3/8 ऑफ अ नंबर का मतलब होता है 3 डिवाइडेड बाई 8 ऑफ अ नंबर इंटू x। ठीक है, 1 हाफ ऑफ द नंबर का मतलब हो गया 1/2 इंटू एक्स, क्योंकि 1 हाफ ऑफ 8 का मतलब है वही उसी नंबर की बात की जा रही है। अब 14 लेस देन का मतलब है सर्टेन नंबर माइनस 14। वो सर्टेन नंबर हमारे पास क्या है 3/4 ऑफ द नंबर, यानी 3 डिवाइडेड बाई 4x। तो गिवन कंडीशन हमारे पास बन रही है 3/8x माइनस 1/2x, क्योंकि 3/8 ऑफ नंबर -1 हाफ ऑफ इट, यानी माइनस किया गया 1/2x, इज यानी बराबर है 3/4 ऑफ द नंबर एंड 14 लेस देन। 14 लेस देन का मतलब है -14। इसे सॉल्व करना है, एलसीएम लिया है हमने, 2 के साथ 4 को मल्टीप्लाई किया है, 4 के साथ 2 को मल्टीप्लाई किया है, कॉमन डिवाइजर 8 आ गया है, ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे 3 - 4 - 6, तो -7/8 x इज इक्वल टू -14। अब 8 उस तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा और -7 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। आंसर आपके पास आ रहा है x का 16। क्वेश्चन नंबर 9, 3/4 ऑफ अ सर्टेन नंबर प्लस 2/5 ऑफ द नंबर इज 13 लेस देन 1 हाफ ऑफ द नंबर, फाइंड द नंबर। 3/4 ऑफ द नंबर उसी तरह 3/4 और x प्लस 2/5 ऑफ द नंबर 2/5x। इस का मतलब हो गया इक्वल 13 लेस देन 1 हाफ ऑफ द नंबर,
यानी 1/2x माइनस 13। तो जब मूव करते हो आप 3/4x 2/5x 1/2x 13 लेस देन का मतलब है सर्टेन नंबर माइनस 13। गिवन कंडीशन क्या है 3/4 ऑफ अ नंबर प्लस 2/5 ऑफ अ नंबर इज का मतलब हुआ इक्वल 13 लेस देन यानी सर्टेन नंबर माइनस 13। वो सर्टेन नंबर क्या था 1/2 ऑफ द नंबर यानी 1/2x माइनस 13। सॉल्व करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम यहाँ पे हमारे पास 20 बनेगा। 4 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, 5 को 4 से, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करके कॉमन डिवाइजर आ गया। कॉमन डिवाइजर के बाद एडिशन होगी। ये आ रहा है 13/20 x इज इक्वल टू माइनस 13। ये 20 दूसरी तरफ राइट हैंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 13 डिवाइड हो जाएगा। 13 से कट हो गया, आपके पास x का आंसर आ जाता है -20। क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास कह रहा है द सम ऑफ टू नंबर इज 148, यानी कोई दो नंबर हैं जिनका सम बन रहा है 148। द लार्जर नंबर इज 2 लेस देन 5 टाइम द स्मॉलर नंबर। अगर हम स्मॉलर नंबर को x कह देते हैं क्योंकि स्मॉलर नंबर इसने यूज किया है बीच में, तो हमें उससे पहले यूज करना पड़ेगा लेट द स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू x। द लार्जर नंबर इज 2 लेस देन 5 टाइम द स्मॉलर नंबर। अब इसे अगर हम समझने की करें तो हमारे पास क्या चीज कहना चाह रहा है, आप ये पढ़ो कि द लार्जर नंबर इज, जो लार्जर नंबर है वो बराबर है किसके, इज का मतलब है इक्वल 2 लेस देन, 2 कम किए गए किससे, 5 टाइम द स्मॉलर नंबर यानी 5x माइनस 2। तो then the largest number will be 5x minus 2. Sum of smaller and larger number is 148, that is given in your question. Sum of two number is 148. अब आपको करना क्या है, given condition के मुताबिक अगर इन दोनों को सम किया जाए, sum of smaller and larger number यानी x plus 5x minus 2 equal to 148। कोफिशिएंट दूसरी तरफ जाएगा, कांस्टेंट दूसरी तरफ जाएगा, आपके पास कोफिशिएंट बन जाता है 6x और 6 डिवाइड होगा तो आपके पास आंसर इस x का आ जाएगा। इस x का आंसर आ गया। ये स्मॉलेस्ट नंबर था। लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, x की जगह 25 पुट करके वैल्यू आप निकाल लोगे, दैट इज 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 11, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 33। जो डिफरेंस है दो नंबर का वो 33 के बराबर है, यानी दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद 33 आ रहा है, यानी पॉजिटिव आंसर आ रहा है। तो बड़े नंबर को पहले रखना है, छोटे नंबर को बाद में रखना है। द लार्जर नंबर इज 1 मोर देन 3 टाइम द स्मॉलर नंबर। अब फिर बात स्मॉलेस्ट नंबर को x कह दिया। अब लार्जर नंबर को आप अगर समझने की करो, लार्जर नंबर इज यानी लार्जर नंबर बराबर है इक्वल टू 1 मोर देन। 1 मोर देन का मतलब है +1। 3 टाइम द स्मॉलर नंबर का मतलब है 3x। तो आपके पास क्या बन रहा है 3x + 1। इनका डिफरेंस बराबर था 33 के, यानी इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, बड़े में से छोटा माइनस किया तो आंसर आ रहा है 33। माइनस को -x 3x से सॉल्व होगा, एवल्यूएट होगा, आपके पास आंसर आ रहा है 2x इज इक्वल टू 32। 2 डिवाइड होगा तो आंसर आ रहा है 16। अब ये स्मॉलेस्ट नंबर था। अब आपको लार्जेस्ट नंबर के लिए x की जगह 16 को प्लेस करना है, आंसर आ रहा है 49। क्वेश्चन नंबर 12, इन अ क्लास ऑफ 92 स्टूडेंट द नंबर ऑफ फीमेल इज 1 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ मेल। इन अ क्लास ऑफ 92 स्टूडेंट, क्लास ऑफ 92 स्टूडेंट का मतलब है कि टोटल, क्योंकि 92 स्टूडेंट टोटल हैं तो मेल प्लस फीमेल इज इक्वल टू 92। ठीक है, जैसे वहां पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 में था। द नंबर ऑफ फीमेल इज, द नंबर ऑफ फीमेल बराबर है किसके, नंबर ऑफ फीमेल इज, नंबर ऑफ फीमेल बराबर है 1 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ मेल। एक कम किया गया किससे, ट्वाइस द नंबर ऑफ मेल, यानी 2 इंटू नंबर ऑफ मेल माइनस 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ फीमेल्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मेल यूज हो रहा है, इसलिए नंबर ऑफ मेल को हम x कह देंगे। तो हमारे पास नंबर ऑफ फीमेल बराबर आता है 2x माइनस 1। अब क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 92 थे तो दोनों को सम अप करने से 92 आ रहा है, x प्लस 2x 3x के बराबर होगा और ये 93 के बराबर होगा। 3 डिवाइड होगा तो आंसर आ रहा है 31, दैट इज नंबर ऑफ मेल। But you have to find how many males are there in the class, how many female and
हाउ मैनी मेल आर देयर इन क्लास। तो नंबर ऑफ मेल्स आ चुका है, 31 को प्लेस करना है, 61 आंसर फीमेल का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, द एवरेज ऑफ द सैलरी ऑफ अली, असगर एंड अरशद इज ₹24,000। यानी इन तीनों की सैलरी का एवरेज होता है तीनों को प्लस किया है डिवाइडेड बाय 3, आंसर आ रहा है 24,000। इफ असगर अर्न ₹10,000 मोर देन अली, जो असगर कमा रहा है पैसे वो अली से 10,000 ज़्यादा है, और अरशद सैलरी इज 2,000 मोर देन ट्वाइस ऑफ अली सैलरी। जो अरशद जितना कमा रहा है वो 2,000 ज़्यादा है अगर अली की सैलरी को ट्वाइस किया जाए और उसमें 2,000 प्लस किए जाएं तो जो सैलरी बनती है वो अरशद की सैलरी बनती है। अब हर बंदे की सैलरी निकाल के देनी है। पहले तो हम स्टार्ट कर देते हैं। इफ एवरेज सैलरी ऑफ 3 पर्सन इज इक्वल टू 24,000, ये हमारी पहली लाइन है। नेक्स्ट हम बात करें तो द टोटल सैलरी ऑफ 3 पर्सन इज इक्वल टू 3 इंटू 24,000, क्योंकि ये एवरेज निकाली है तो इसलिए एवरेज निकालने के लिए डिवाइड करते हैं 3 से। तो अगर मैं ओरिजिनल सैलरी निकालना चाहूँ तीनों की सम अप होके, तो मैं ये करूँगा 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 24,000 को, यानी तीनों की सैलरी मिला के 72,000 यानी 72,000 बनेगी। अब आपके पास क्या चीज़ है, आपने क्योंकि अली की सैलरी यहाँ पे, अगर आप नेक्स्ट लाइन, ये लाइन यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट अभी हमने की है। अब नेक्स्ट लाइन हमारे पास शुरू हो रही है, इफ असगर अर्न 10,000 मोर देन अली, यहाँ पे उसने अली को यूज किया, एंड अरशद सैलरी इज ₹2,000 मोर देन ट्वाइस ऑफ अली सैलरी, इसने भी अली की सैलरी को यूज किया। तो हमने क्या कहा, उसी जो टर्म यूज हो रही होती है बार बार हम उसे एक्स का नाम देते थे। मैंने जब अली की सैलरी को एक्स कह दिया तो असगर की सैलरी कितनी थी, असगर अर्न ₹10,000 मोर देन अली, यानी 10,000 ज़्यादा यानी 10,000 प्लस करना अली की सैलरी में, यानी x प्लस 10,000 असगर की सैलरी बनती। अब अरशद की सैलरी की बात करें तो वो कह रहा है 2,000 मोर देन ट्वाइस ऑफ अली सैलरी, 2,000 मोर देन ट्वाइस ऑफ अली सैलरी, यानी जो अरशद की सैलरी बनेगी वो 2x प्लस 2,000 बनेगी। अब गिवन कंडीशन क्या थी कि इन तीनों का सम हमारे पास कितने के बराबर आया था, 72,000। तो हमने तीनों को सम अप किया तो इनकी सैलरी का सम आ रहा है 72,000। सब वैल्यूज को प्लेस करोगे आप बारी बारी, 4x प्लस 12,000 राइट हैंड साइड पे जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, 60,000 आंसर आ रहा है। अब 4 से डिवाइड होगा, x का आंसर आपके पास 15,000 आ गया है। अब आपके पास पहले तो अली की सैलरी आ गई जो कि x के बराबर थी 15,000। जो नेक्स्ट असगर की सैलरी थी वो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस 10,000, यानी x की वैल्यू को प्लेस करें तो 25,000 आपके पास आ रही है। फिर अरशद की सैलरी के लिए 2x प्लस 2,000 यानी x की जगह 15,000 प्लेस किया तो ये आंसर आ रहा है 32,000। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 13। सो मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 14। इन क्वेश्चन नंबर 14 वी हैव द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ नूर एंड हिज फादर इज 64 ईयर। यानी उन दोनों की नूर और उसके फादर की एज को अगर मिला लिया जाए, सम अप का मतलब होता है मिला लेना, वो बनती है 64,000। आफ्टर 8 ईयर नूर विल बी 3/5 एज ओल्ड एज हिज फादर एट टाइम। अब हमारे पास क्या कह रहा है, 8 साल बाद नूर की जो एज होगी, आफ्टर 8 ईयर नूर विल बी 3/5 एज ओल्ड एज हिज फादर एट दैट टाइम। जो 8 साल बाद नूर की एज कितनी होगी, वो 3/5 होगी उसके अपने फादर जितनी। तो हमने सबसे पहले जिसकी एज यूज हो रही है बीच में, आफ्टर 8 ईयर नूर विल बी, फादर की एज यूज कर रहे हैं या नूर की एज को यूज कर रहे हैं, जो भी एज यूज कर रहा होगा हम उसे एक्स का नाम दे देंगे। सम पहले को जो लाइन है उससे हमें ये पता लग गया कि पहली लाइन में कह रहा है कि इन दोनों की एज 64 के बराबर है, वो हमने लिख ली। अब आफ्टर 8 ईयर नूर विल बी 3/5 एज ओल्ड एज हिज फादर एट दैट टाइम। अब यहाँ पे कौन यूज हो रहा है, नूर की एज को यूज कर रहे हैं तो उसकी एज को हमने एक्स का नाम दे दिया। तो जो प्रेजेंट एज ऑफ फादर हुई वो नूर की एज को टोटल एज में से अगर निकाल दिया जाए तो वो उसकी फादर की एज होगी, यानी अगर 64 माइनस एक्स किया जाए तो वो उसके नूर के फादर की एज आपको मिल जाएगी। अब आपने क्या किया, आफ्टर 8 ईयर 8 साल बाद जो एज उनकी बनेगी
एक्स नूर की जो एज होगी वो उस वक्त की एज से 8 साल ज़्यादा होगी, यानी x + 8 हो जाएगा, और इसी तरह उसके फादर की एज में भी 8+ हो जाएगा। अब हमारे पास क्या आ रहा है, आफ्टर 8 ईयर नूर विल बी 3/5 एज ओल्ड एज हिज फादर एट दैट टाइम। तो हमारे पास गिवन कंडीशन के मुताबिक x + 8 नूर की एज कितनी होगी, आफ्टर 8 ईयर नूर विल बी, 8 साल बाद नूर जो होगी, विल बी का मतलब यहाँ पे हुआ नूर विल बी यानी इक्वल टू है, और नूर की एज 8 साल बाद कितनी थी, x + 8। तो यहाँ पे हमने लिख दिया x + 8, वो कितना था 3/5 एज ओल्ड, 3/5 एज ओल्ड एज इज फादर एट दैट टाइम। फादर की एज उस वक्त कितनी थी, वो एज थी 64 - x + 8। अब आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा और आपको यहाँ पे x की वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा। हम 5 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, 5 को दूसरी तरफ लाए, वो x से मल्टीप्लाई हुआ और 8 से मल्टीप्लाई हुआ तो 5x + 40 बनता है। 3 को 72 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 216, 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x बन रहा है। ये वेरिएबल्स को एक तरफ ले आएँ, कांस्टेंट को एक तरफ ले जाएं, आपके पास 8x = 176 बन रहा है, x = 22 बनता है। अब हमारे पास हेंस प्रेजेंट एज ऑफ नूर आ गई x जो कि 22 है, फादर की एज x की जगह प्लेस करना पड़ेगा, यानी 64 - 22 विल बी 42। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करते हैं। A bus is carrying 32 passengers, some with ₹3 ticket and remainder with ₹5 ticket। कह रहा है जी जो टोटल पैसेंजर हैं, A bus is carrying 32 पैसेंजर, यानी टोटल पैसेंजर हमारे पास हो गए 32। सम विद ₹3 टिकट, कुछ 3 रुपए वाले टिकट लेके बैठे हुए हैं और कुछ 5 रुपए वाले टिकट। जो 3 रुपए वाले टिकट लेके बैठे हैं वो लाजमी सी बात है कम सफ़र करेंगे तो वो जल्दी उतर जाएंगे, और 5 रुपए टिकट वाले ज़्यादा सफ़र करेंगे वो एंड पे उतरेंगे। तो इसी तरह हमारे जो टिकट बनते हैं वो इसी तरह हमारे उनकी प्राइस वेरी करती है। इफ़ द टोटल रिसिप्ट फ्रॉम दिस पैसेंजर आर ₹114, कहता है जो टोटल पैसे इनसे बनते हैं 3 रुपए वाले टिकट और 5 रुपए वाले टिकट के बंदे जो कि 32 पैसेंजर हैं, उनसे जो पैसे बन रहे हैं वो बन रहे हैं 114। आप ये बताएं कि नंबर ऑफ ₹3 फेयर्स वो कितने होंगे। अब सबसे पहली चीज़ हमारे पास टोटल पैसेंजर थे वो 32 थे, सम विद ₹3 टिकट एंड द रिमाइंडर विद 5 टिकट। तो मैंने x को कह दिया ₹3 टिकट वाले, जो बाकी बचे वो कितने हुए, यानी ₹3 टिकट वाले अगर मैं 32 में से यानी टोटल में से माइनस कर दूं तो वो 5 रुपए टिकट वाले पैसेंजर बन जाएंगे। अब गिवन कंडीशन के मुताबिक इन दोनों के प्राइस का सम, अब यहाँ पे मैंने क्यों लिखा 3x, क्योंकि 3 रुपए वाले टिकट कितने पैसे देंगे 3 × x, और 5 रुपए वाले जो टिकट लेके बंदे बैठे हैं वो कितने पैसे देंगे 5 × 32 - x। तो इसलिए हमने यहाँ पे 3x और यहाँ पे 5 × 32 - x रखा। जो टोटल पैसे बन रहे थे वो हमारे पास कितने थे ₹114, तो हमने यहाँ पे = 114 लिख लिया। 5 मल्टीप्लाई होगा 32 से तो ये बराबर आ रहा है 160 के, 5x से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ रहा है 5x के। 3x - 5x -2x के बराबर बनता है, तो -2x = -46, 2 डिवाइड होगा तो x की वैल्यू आ रही है 23। तो नंबर ऑफ पैसेंजर ऑफ ₹3 कितने आ गए 23 ऐसे पैसेंजर हैं जो 3 रुपए वाले टिकट लेके बैठे हैं और बाकी जो हैं वो 5 रुपए वाले टिकट लेके बैठे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करते हैं। अ कार कवर 635 किलोमीटर बाय गोइंग फॉर 4 आवर एट अ सर्टेन स्पीड। एक कार है जो 635 किलोमीटर एक सफ़र तय करती है 4 घंटे के अंदर, देन फॉर 3 आवर एट 5 किलोमीटर फास्टर, और जो अगला सफ़र है वो 3 घंटे ज़्यादा रफ्तार से तय करती है, देन 2 आवर एट 5 किलोमीटर स्लो। जो और तीसरी दफ़ा वो जो अगले 3 घंटे है वो 5 किलोमीटर 2 और सफ़र कवर करती है और वो 5 किलोमीटर स्लो सफ़र तय कर रही है। तो हमने फर्स्ट स्पीड निकाल के देनी है। टोटल डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है, टोटल डिस्टेंस कवर हो रहा है 635। हमने जो फर्स्ट स्पीड यूज़ हो रही है, क्योंकि हर जगह उसने फर्स्ट स्पीड का नाम लिया, जो जिसका भी नाम आगे यूज़ कर रहा होता है हम उसे x का नाम दे देते हैं। मैंने यहाँ पे उसे x कह दिया। अब आगे आपको क्या करना है, द टाइम कंज्यूम फॉर फर्स्ट स्पीड इज
4 और एट अ सर्टेन स्पीड, यानी 4 और थे तो हमारे पास आ गया द टाइम कंज्यूम विथ फर्स्ट स्पीड इज 4 और देन फॉर 3 आवर्स एट 5 किलोमीटर पर आवर फास्ट, यानी जो अगले 3 घंटे उसने तय किए वो किस रफ्तार से तय किए, वो 5 किलोमीटर ज़्यादा तेज़ रफ्तार से उसने तय किए। यानी वहाँ पे जो पुरानी रफ्तार थी वो x थी, तो नई रफ्तार में +5 ऐड हो जाएगा, तो हमारे पास x + 5 किलोमीटर पर आवर बनेगा। जो थर्ड जो डिस्टेंस कवर होगा वो हमारे पास बनेगा 3 आवर्स हैं, तो 3 × x + 5। अब जो थर्ड टाइम वो कवर करेगा डिस्टेंस 2 आवर के लिए, वो क्या है, थर्ड स्पीड से 5 किलोमीटर स्लोअर देन द फर्स्ट स्पीड। सो थर्ड स्पीड हमारे पास जो बनेगी, जो थर्ड स्पीड हमारे पास बन रही है वो x - 5 बनेगी। अब हमने क्या करना है, डिस्टेंस कवर के लिए हमने 2 को मल्टीप्लाई कर देना है x - 5 से। जो टोटल डिस्टेंस कवर हो रहा है वो बन रहा है तीनों को सम करके, वो कितना था 635 किलोमीटर, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। तो हमारे पास सम अप करना है, वेरिएबल्स आपस में सम हो जाएंगे, कांस्टेंट दूसरी तरफ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 9 से दोनों तरफ डिवाइड होगा, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 70। तो जो पहली रफ्तार है वो 70 किलोमीटर पर आवर होगी। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ मूव करते हैं। मिस्टर बी इन्वेस्टेड ₹30,000 अपार्ट एट 5%। जो मिस्टर बी हैं उन्होंने 30,000 में से 5% इन्वेस्टमेंट की किसी बिजनेस में, और जो एंड पार्ट एट 8%, और जो बकाया बच गए उसमें से 8% किसी और इन्वेस्टमेंट में लगा दिए। जो टोटल इंटरेस्ट बन रहा है, यानी जो टोटल फ़ायदा इनका बन रहा है, जो टोटल अर्निंग बन रही है इस इन्वेस्टमेंट से, वो 2100 बन रही है। अब आपको निकाल के देनी है हाउ मच डिड, शी तो नहीं होना चाहिए, ही होना चाहिए क्योंकि पहले मिस्टर है, दैट ही इन्वेस्टेड एट ईच रेट। तो हमारे पास बन रहा है लेट x इज इक्वल टू द अमाउंट इन्वेस्टेड एट 5%, क्योंकि बात वहीं से शुरू हुई थी, ₹30,000 अपार्ट एट 5%। तो 30,000 का 5% हिस्सा उसने इन्वेस्ट कर दिया, हमने उसे x का नाम दे दिया। फिर हमारे पास जो रिमेनिंग बच गया, जो रिमेनिंग क्या बचा, वो 5% वाला हिस्सा निकाल देना है टोटल अमाउंट से, क्योंकि अगर वो 15,000 रुपये थे, 5% या जितना भी 10,000 या 5,000 या 1,000 रुपये थे, तो वो ओरिजिनल रकम से निकल जाते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 30,000 माइनस x। तो यहाँ पे इसलिए हमने 30,000 माइनस x किया। वो रकम जो 5% इन्वेस्ट कर दी गई थी वो तो अब नहीं बची, तो इसलिए उस रकम को निकाल दिया गया। जो बकाया बची उसका 8% लगाया जा रहा है। तो बकाया कौन सी बची थी, 30,000 माइनस x, वो कितनी लगाई जा रही है, अब उसका 8% इन्वेस्ट किया जा रहा है किसी और बिजनेस में। द इनकम फ्रॉम द 5% इन्वेस्टमेंट, जो इनकम बनेगी 5% इन्वेस्टमेंट से, वो लाजमी सी बात है, पहले भी हमने मल्टीप्लाई किया था 5% इंटू x, और जो 8% इन्वेस्टमेंट बनेगी वो 8% इंटू 30,000 माइनस x बनेगा। अब हमारे पास गिवन कंडीशन के मुताबिक टोटल इंटरेस्ट यानी टोटल बन रहा है 2100। तो सम अप किया तो वो आ रहा है 2100। 0.08 मल्टीप्लाई होगा 30,000 से, फिर 0.08 मल्टीप्लाई होगा x से, आपके पास कुछ आंसर्स आ जाएंगे, और यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 10,000। जो इन्वेस्ट किया गया 5% के लिहाज से वो बना 10,000 रुपये, और जो बाकी अमाउंट थी वो 20,000 रुपये थी, जिसका 8% शेयर लगाया गया किसी इन्वेस्टमेंट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 18 में हमारे पास कह रहा है वन मशीन प्लोज अ फील्ड इन 4 डेज। एक जो मशीन है वो फसल की कटाई करती है 4 दिन के अंदर, और अनदर डज इट इन 6 डेज। एक और मशीन है जो 6 दिन के अंदर ये काम करती है। अगर दोनों मशीनों को बैक वक्त लगा दिया जाए कटाई के लिए, फसल की कटाई के लिए, तो आप ये बताएं कितने दिनों में काम हो जाएगा। तो यहाँ पे लेट x बी द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज इन विच बोथ मशीन प्लोज द फील्ड। हमने x नाम दे दिया। फर्ज करेंगे जितने दिन में वो काम करेगी वो x हैं, दोनों मशीनें जो फसल की कटाई जितने दिन में करेंगी वो x है।
तो फर्स्ट मशीन कितना टाइम लेगी, उस टोटल टाइम का 4/4, क्योंकि हमारे पास 4 डेज लिखा हुआ है, और जो सेकंड मशीन टाइम लेगी वो कितना होगा, टोटल मशीन का बाय 6। वन मशीन प्लोज अ फील्ड इन 4 डेज, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया x/4। अनदर डज इट इन 6 डेज, तो इसलिए हमने लिख लिया x/6। अब टोटल काम कितना होता है 100%। अगर इसे नंबर फॉर्म में लिखना चाहें तो 1 कह सकते हैं, क्योंकि टोटल तो एक ही काम है हमारे पास। तो इन्हें सम अप करने के बाद हमारे पास जो आंसर आना चाहिए वो 1 के बराबर आना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे 1 लिख लिया। तो आगे क्या होगा, एलसीएम लेना है, कॉमन डिवाइजर बनाना है, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कह लें आप। 10x = 24 बनता है, 10 डिवाइड होगा तो हमारे पास आंसर आ रहा है 12/5, यानी 2.4 डेज में हमारे पास अगर दोनों मशीनें लगा दी जाएं फसल की कटाई के लिए तो काम 2.4 डेज में, यानी 2 और। क्वेश्चन नंबर 19 में हमारे पास कह रहा है, इफ अ क्लासरूम हैज अ लेंथ दैट इज 5 फीट लेस देन 2 टाइम ऑफ विड्थ, यानी एक क्लासरूम है जिसकी लेंथ बराबर है 5 फीट लेस देन, यानी 5 को निकाला गया है किसी सर्टेन नंबर से, वो सर्टेन नंबर क्या है 2 टाइम ऑफ विड्थ। अब विड्थ को हमें पहले x का नाम देना पड़ेगा ताकि हमारे पास 2x - 5 हमारे पास लेंथ के बराबर बन जाएगा। अब आगे क्या कह रहा है, इन इट्स पेरीमीटर इज 80 फीट, यानी गिवन कंडीशन हमारे पास, क्योंकि पेरीमीटर 2 हमारे पास विड्थ होती हैं, 2 लेंथ होती हैं, तो टोटल क्लासरूम बनता है, यानी 4 साइड्स होती हैं क्लासरूम की, एक कमरे के 4 साइड्स ही होती हैं, 2 लेंथ और 2 विड्थ। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास ये कर रहा है मल्टीप्लाई 2 को x से, 2 × x प्लस 2 × 2x - 5, जो कि यहाँ पे उसने लिख दिया, ये पेरीमीटर बनता है, और ये पेरीमीटर बराबर किसके है 80 फीट के, = 80। तो हमारे पास नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाई होगा 2x से, दैट इज 4x, 2 मल्टीप्लाई होगा 5 से, दैट इज 10, और आपके पास 6x = 90 के बराबर आ रहा है, 6 डिवाइड होगा, आंसर आ रहा है 15। तो हमारे पास विड्थ ऑफ क्लास बन गई 15 फीट। इस x की वैल्यू को आपने प्लेस करना है लेंथ की जगह, तो आपके पास आंसर आ रहा है 25 फीट। दैट्स वाज योर लेक्चर अबाउट लीनियर इक्वेशन। थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चन हुआ तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।